नमस्कार दोस्तों। एक्सटर्नल एड सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो है आपका लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड इंटेंट। इन दोनों को साथ यूज़ करना चाहिए दोस्तों, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड इंटेंट को। और यदि आपको हमारा लेक्चर सीरीज़ ये पसंद आ रहा है तो आप हमें यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करिए। देखिए, जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है उसका डेफिनेशन अगर आप देखें तो जब भी वो कानून बन रहा था, उसको प्रपोज किया गया, डिबेट उस पर हुई और जब उसको लागू किया गया, उस समय जो डॉक्यूमेंट्स बने उन सब का जो कलेक्शन है दैट इज़ बेसिकली लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। और इट हेल्प्स द पीपल टू अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड ए लॉ, कि क्यों उस कानून बनाने के पीछे मकसद क्या था, क्यों वो जैसा लिखा गया है वैसा क्यों लिखा गया, क्या समस्याएं आई, और जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने उसको कैसे अप्लाई किया। बेसिकली इन शॉर्ट अगर बात करते हैं तो इट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ द लॉ। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ इट केम टू एग्जिस्ट। क्यों लेजिस्लेटिव हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है? देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि कोर्ट यूज़ करता है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को टू अनक्लियर एंड टू एम्बिगुअस लॉज। अब लॉयर्स स्टडी करते हैं लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को टू मेक आर्गूमेंट्स अबाउट व्हाट ए लॉ रियली मीन्स। रिसर्चर इसको यूज़ करते हैं, पॉलिसी मेकर्स इसको यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी रीजंस बेसिकली बिहाइंड ए लॉ। नाउ अब इसमें मटेरियल्स क्या क्या आते हैं? देखिए, बिल्स हैं, कमेटी रिपोर्ट्स हैं, डिबेट्स, स्पीचेस, हियरिंग्स हैं, जब एक्सपर्ट्स और उनकी जब बहस होती है आपस में, कॉन्फ्रेंस कमेटी रिपोर्ट्स हैं, प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है? देखिए, अगर हम इसको प्रायोरिटाइज करें इंडियन कोर्ट्स के हिसाब से तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस आता है। ये बिल्कुल बिल के बिगिनिंग में रहता है और ये आपको एक्सप्लेन करता है व्हाई द लॉ इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, the problem it seeks to solve, and the courts give moderate weight to this, remember it। यानी इसकी ज़्यादा सी इम्पोर्टेंस नहीं है, मॉडरेट वेट ही इसको अटैच किया गया है। एंड इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द पर्पस बट नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ए क्लोज। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब सेकंड देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट्स। Now these are highly respected. Now courts often treat select committees or standing committee reports as reliable because they study the bill in detail, and these are strong evidence of legislative intent। यानी कि कमेटी रिपोर्ट्स को अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आएगा कि जो कानून बनाने का मकसद क्या था। अब तीसरे नंबर पर देखिए, बजट स्पीचेस, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट्स, स्पेशली इन टैक्स एंड इकोनॉमिक लॉज। कोर्ट्स रेफर टू द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच ड्यूरिंग द बजट प्रेजेंटेशन। यानी जब बजट का प्रेजेंटेशन हो रहा था तो उस समय जो एफएम की जो स्पीच है वो बड़ा रेलिवेंट होती है। एंड दीज स्पीचेस एक्सप्लेन व्हाट पार्लियामेंट aimed to do and often used to interpret taxation laws। यानी कि जो टैक्सेशन लॉज हैं उनकी जब भी व्याख्या आएगी तो उस कानून के संबंध में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बयान दिए थे वो उसकी बड़ी रेलेवेंस रहने वाली है। नंबर 4 पर देखिए, पार्लियामेंट्री डिबेट्स। ना कोर्ट्स डू रेफर टू दीज बट विद कॉशन। बड़े सावधानी से इसको इस्तेमाल करती है, बिकॉज ए सिंगल एमपीज ओपिनियन इट इज़ नॉट कंसिडर रिलायबल अनलेस इट रिफ्लेक्ट्स द मेजोरिटी व्यू। यानी कि वो ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है जब तक एक सिंगल एमपी का बयान ज़्यादा सा महत्वपूर्ण नहीं है। इट इज़ समटाइम्स हेल्पफुल बट लेस वेट दैन कमेटी रिपोर्ट्स। नंबर 5 पे देखिए, ड्राफ्ट बिल्स एंड अमेंडमेंट्स। नाउ अर्लियर वर्जन्स ऑफ द बिल and any rejected amendments, they can also be taken to understand what really lawmakers chose not to include। यानी कि जो पुराने बिल हैं, अर्लियर वर्जन्स, पुराने बिल
और रिजेक्टेड अमेंडमेंट्स, कौन कौन से सुधार जो हैं अमेंडमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए वो भी यूज़फुल हैं कि क्या इंक्लूड नहीं करना है। एंड दिस कैन शो इन इंटेंशनल ओमिशन कि हमें क्या चीज़ बिल के अंदर, एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करनी है। तो ये देख पा रहे होंगे कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड इंटेंट कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। नॉट व्हाट कोर्ट्स डू नॉट रिलाई ऑन, कोर्ट्स किस पे रिलाई नहीं करते, मीडिया रिपोर्ट्स और पर्सनल ओपिनियन ऑफ लेजिस्लेटर्स आफ्टर इनेक्टमेंट बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑफिशियल पार्लियामेंट्री इंटेंट। ये हम कोर्ट्स इसको रिलाई नहीं करते हैं। अगर एक चार्ट की फॉर्म में देख रहे हैं तो देखिए कमेटी रिपोर्ट्स जो इसका लीगल वेट है वेरी हाई है, इन डेप्थ एनालिसिस है और वाइडली ट्रस्टेड होता है। मिनिस्टर स्पीच जो हैं वो मॉडरेट टू हाई, डिपेंड करता है कि अगर ऑफिशियल इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अपोजिशन का है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है, मॉडरेट वेट है बिकॉज जनरल पॉलिसी बैकग्राउंड हमें इससे पता लगता है। डिबेट्स हैं, लो टू मॉडरेट डिपेंड करता है, अगेन विद क्वेश्चन यूज़ करना चाहिए, नॉट ऑलवेज रिलायबल। रिजेक्टेड अमेंडमेंट्स हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, इट शोज व्हाट वाज डेलिबरेटली लेफ्ट आउट। ना मूविंग फर्दर, आगे एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। सपोज करिए एक कानून है दैट सेज एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड सेफ इक्विपमेंट टू वर्कर्स, यानी कि जो रोज़गार देने वाले हैं वो कर्मचारियों को सेफ इक्विपमेंट देंगे। नाउ इमेजिन करिए कि जो कोई वर्कर है वो इंजर्ड हो जाता है या बहुत सारे वर्कर्स इंजर्ड हो रहे हैं क्योंकि उनका जो हेलमेट है वो अनसेफ है। नाउ जो एम्प्लॉयर है वो आर्ग्यू करता है कि हेलमेट्स आर नॉट इक्विपमेंट। नाउ दे से कि वी थॉट इक्विपमेंट जस्ट मेंट बिग मशीन्स, लॉज टेक्स्ट इजंट completely clear. Does equipment mean only machines or also a safety gear like helmets? इन सच केसेस जनरली कोर्ट क्या करेगा, वो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को देखेगा टू फाइंड आउट व्हाट द लॉ मेकर्स मेंट एंड दे माइट फाइंड फॉर एग्जांपल ए कमेटी रिपोर्ट saying that this bill ensures all safety gears like helmet, gloves and harnesses they are included in equipment, or a speech by a legislator during debate saying that we must protect workers by making sure even small protective tools are safe. Now, seeing this, the court would conclude that yes, helmets are equipments under this law because the legislative history clearly shows lawmakers intended it that way. और शॉर्ट में बात करें, when the words of the law are unclear, the legislative history acts like a flashlight, टॉर्च की तरह काम करता है, and it helps courts to see the original meaning. अब केस लॉ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज ये रहने वाले हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होली ट्रिनिटी चर्च वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, 1892 का लैंडमार्क जजमेंट है एंड इट इज़ बेस्ट नोन फॉर दिस स्पिरिट ऑफ लॉ अप्रोच टू स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के लेटर ऑफ लॉ के ऊपर स्पिरिट ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। नाउ इन दिस केस the background was that there was a federal law, that is Alien Contract Labor Law of 1885, and it said that companies could not import foreign workers, यानी कि बाहर के जो विदेशी वर्कर्स को आप नहीं ला सकते to perform labor or services in US. The case involved the Church of Holy Trinity, a New York church that hired an English minister to serve as its pastor. US government sued the church claiming it violated the law, यानी उन्होंने एक पेस्टर रख लिया पादरी के नेचर का एक इंग्लिश मिनिस्टर को यूनाइटेड स्टेट्स के एक चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी ने, और यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने चर्च को कहा कि आपने इस लॉ का वायलेशन किया है जिसके तहत आप विदेशी नागरिकों को अमेरिका में
लेबर या सर्विसेज में नहीं रख सकते हैं ना। इशू क्या था इस केस में, अब लॉ तो बड़ा क्लियरली कहता है, देखिए जो आपका एलियन कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ ऑफ 1885 है, कहता है कि इट शैल बी अनलॉफुल टू इम्पोर्ट foreigners to perform labor or service of any kind, and that seems very broad. It includes priests too, or not. But the church argued that Congress did not mean to include religious ministers. This wasn't the intent of the law. सवाल ये आता है कि क्या पादरी भी लेबरर है? The court looked into the legislative history. Lawmakers were mainly worried about manual laborers being brought to into undercut wages. Committee reports and debates showed that they were not targeting clergy or professional services. अब सुप्रीम कोर्ट ने in an opinion written by Justice David Brewer, they ruled in favor of church, and court acknowledged that literally interpreted the statute could apply to minister. But United States is a Christian nation, and citing historical and cultural references to support the idea that it was not inconceivable Congress intended to prevent churches from hiring clergy. However, it emphasizes that Congress did not intend for the law to apply to clergy, so the church won the case. यानी कि ये टिपिकल लेबरर पे अप्लाई होगा, ये जो आपका 1885 का लॉ है, ना कि रिलीजियस और कल्चरल मिनिस्टर्स पे. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केस इज दैट इट इज़ ऑफन साइटेड इन लीगल इंटरप्रिटेशन एंड ऑफन टॉट इन interpretation classes also for how the lawmakers they prioritize the intent, that is spirit of law, over the literal text of a statute. यानी कि जो कानून का जो लिटरल टेक्स्ट था वो तो कह रहा है कि मिनिस्टर इंक्लूड हो रहे हैं कल्चरल और रिलीजियस, लेकिन जो उसका इंटेंट था वो होता था एक टिपिकल लेबर क्लास के ऊपर अप्लाई होता है. द केस इज कंट्रोवर्शियल एंड ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स हैवी रिलायंस ऑन कल्चरल एंड रिलीजियस assumptions. It has become a classic example in debates over textualism versus purposism in statutory interpretation, and this case is still taught in law schools today, as I am teaching you. For an example, how legislative history and intent is used to interpret laws, especially when literal reading leads to unfair and absurd results. Courts seek the true spirit over technical traps. हमें ट्रू स्पिरिट को देखना है, ना कि उन टेक्निकल चीज़ों को. केस लो 2 की बात करते हैं. केपी वर्गीस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर 1981 का केस है. अब इस केस के अंदर क्या होता है कि एक आदमी जो है ना अपनी प्रॉपर्टी को कम दाम में बेच देता है, हालांकि उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट इज़ FMV वो ज़्यादा होती है, और जो उनका डिफरेंस है उसको इनकम मान के इनकम टैक्स जो ऑफिसर्स हैं वो उसको टैक्स नोटिस इशू कर देते हैं. नाउ द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट वी कैन टैक्स एनीवन सेलिंग प्रॉपर्टी बिलो मार्केट वैल्यू, सी, even if it's genuine honest sale. Now Mr. KP Varghese sold his house honestly at a lower price, no black money, no fraud, but the tax officer still tried to tax him on the difference. ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. Now issue was whether under section 52 clause 2 of the Income Tax Act 1961 the ITO could substitute fair market value instead of actual consideration, and that too without proof that the assessee received extra money, understatement or concealment, on the basis of understatement or concealment, and literal text seemed very harsh and broad. अगर हम सिंपल इसको देखें, कानून की लिटरल व्याख्या करते हैं, शब्दों के हिसाब से चलते हैं, तो ITO ने ठीक किया. लेकिन इस यहाँ पे देखिए कोर्ट ने क्या कहा. कोर्ट लुक्ड इनटू लेजिस्लेटिव हिस्ट्री फर्स्ट, एंड दे आल्सो रिव्यूड बजट स्पीचेस, कमेटी रिपोर्ट्स, and the purpose behind the law, and they found that Parliament was targeting only dishonest or fraudulent transactions and not the genuine sales.
किसको टारगेट कर रहे थे? ओनली डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को, डिसऑनेस्ट लोगों को टारगेट कर रहे थे, जेन्युइन सेलर्स को नहीं कर रहे थे। द फिनेंस मिनिस्टर हैड ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दिस ड्यूरिंग डिबेट्स, यानी कि एफएम की स्पीचेस को यहाँ पे देखा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। नाउ दिस केस इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ पर्पज ओवर टैक्स, इसको याद कर लेंगे। द लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन लाइन विद इट्स ऑब्जेक्ट एंड पर्पज, and only dishonest undervalued sales, that is to avoid tax, should be taxed। यानी कि कौन कौन डिसऑनेस्ट और अंडरवैल्यूड सेल्स होंगी, एंड नॉट ऑनेस्ट ट्रांजैक्शंस। सो केपी वर्गीस won and honest taxpayers were protected। In India, courts often use legislative history, that is speeches, reports, budget discussions, to make sure that laws are interpreted fairly and according to the spirit of the parliament, and not just the dry words। Section 52 clause 2 can only apply if the revenue proves that the transaction was actually understated, meaning the assessee received more money than declared। यानी कि assessee ने ज़्यादा पैसे प्राप्त किए जितना कि उससे, जो कि वो कह रहा है उसने बेचा जितने में। एंड दिस केस इज ए लैंडमार्क केस इन शोइंग हाउ पार्लियामेंट्री स्पीच कैन क्लेरिफाई लेजिस्लेटिव इंटेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। एंड दिस इशू वंस अगेन इन्वॉल्व, now issue involved were like, was the law meant to tax honest sales too, number one, or only fraudulent under the table sales meant to be avoid taxes that they were targeted। Now mere fact that the declared price is less than fair market value is not enough। Burden of proof is on the income tax department absolutely to show actual understatement, and section 52 clause 2 cannot be used arbitrarily to substitute the fair market value for the declared sale consideration, and that too without evidence। Now honest transactions should not be penalized simply because FMV is higher than the declared sale price। This legislative history, that is story behind the law, the courts use legislative history carefully to ensure justice and reflect the true parliamentary intent। The Supreme Court used the speech of the finance minister, जो कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, during the introduction of the bill in the parliament, to understand the purpose of section 52 clause 2 of the Income Tax Act। And moving to case law 3, that is RMD versus यूनियन ऑफ इंडिया, 1957 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद द इशू ऑफ वेदर सर्टेन कंपटीशंस इन्वॉल्विंग स्किल एंड साइंस दे कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रेड एंड कॉमर्स अंडर आर्टिकल 19(1)(g) and whether such activities were protected by the constitution। Now the court referred to the Constituent Assembly debates to interpret the meaning and the scope of the word phrases trade and commerce in the context of Article 301 and Article 19(1)(g) of the Constitution, and it observed that the framers did not intend for activities that are essentially gambling or lacking substantial skill to be protected under the constitutional right to carry on trade or business। Now this Chamar Bauji wala case, in this case the competition where success depends on substantially on skill, they fall under the ambit of trade and commerce and are protected under Article 19(1)(g). On the other hand, the competitions that are essentially gambling in nature, that is games of chance, are not protected under this right। The court used Constituent Assembly debates
as an aid to constitutional interpretation, basically to find out that the intent behind the terms trade and commerce and to distinguish legitimate business activities from those that are considered undesirable or harmful to public welfare. नाउ इसमें एक चीज़ बड़ा क्लियर हो रहा है कि अगर आपका स्किल के ऊपर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स में आता है। लेकिन अगर प्योरली आपका गैमलिंग है, दैट इज ऑन चांस डिपेंड करता है, तो वो इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स में नहीं होता है। केस लो 3, दैट इज बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस राजप्पा 1978 का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ना। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड ए लैंडमार्क जजमेंट interpreting the word definition of industry under section 2J of the Industrial Dispute Act 1947. Now key points of the judgment are: number one, industry का broad definition है, wide and inclusive interpretation of the word industry, and it encompass nearly all organized activity where employers and employee they collaborate to produce goods or services irrespective of the profit मोटिव। प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होना चाहिए, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कोलैबोरेशन होके गुड्स या सर्विसेज वहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट इसके अंदर लेट डाउन हुआ, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सेट आउट किया इसको। एक तो सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई हो, एंड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विशेस एंड नॉट स्पिरिचुअल और रिलीजियस इन नेचर, ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो है, अगर ये तीनों एसेंशियल पूरे हो रहे हैं तो वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल करेगा। इंक्लूजन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, द जजमेंट इंक्लूडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द स्कोप ऑफ इंडस्ट्री प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाइड द ट्रिपल टेस्ट। नाउ ट्रिपल टेस्ट का देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर हो रहा है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई हो, और गुड्स और सर्विसेज वहाँ से प्रोड्यूस होनी चाहिए टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विचेज और स्पिरिचुअल रिलीजियस नेचर ना हो। एक्सक्लूजन्स क्या हैं? कोर्ट क्लैरिफाइड दैट प्योरली रिलीजियस स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, sovereign functions of the state like defense or police and domestic services, they were not industries. हिस्टोरिकल एंड लेजिस्लेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। द कोर्ट एग्जामिन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, अर्लियर केस लॉज एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट। क्या क्या देखा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, अर्लियर केस लॉज देखे, लेजिस्लेटिव इंटेंट देखा, स्पेशली द इनएडिक्वेसीज इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री बिफोर दिस जजमेंट, and the analysis was aimed at avoiding narrow interpretation that included many sectors. और आज के समय जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, उसके अंदर अगर आप डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 2P, उसके अंदर की चेंजेज हैं। इट एक्सक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन चैरिटेबल, सोशल और फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज अनलेस दे एम्प्लॉय 10 or more persons and are not purely religious or spiritual. Sovereign functions of the government including armed forces or police and prisons and domestic service, ये तीन चीज़ें जो हैं आपकी एक्सक्लूड हो रही हैं। इंक्लूड क्या क्या करता है? एनी बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चर और सर्विसेज विद एम्प्लॉयज, एंड एक्सप्लिसिट इंक्लूजन ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट इफ दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया। ना स्कोप क्या है? एम टू नैरो द कवरेज कंपेयर टू बेंगलोर वाटर सप्लाई, स्पेशली फॉर charitable organization, educational and medical institution unless large scale and organized, यानी कि एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन कवर नहीं होंगे जब तक कि वो लार्ज स्केल और ऑर्गेनाइज नहीं है। नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस compliance burden on small non-commercial entities and to codify exclusions that are judicially debated earlier. इसको हम एक चार्ट की फॉर्म में देखें तो सोर्स क्या था? बेंगलोर वाटर सप्लाई में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और इंडियन IRC में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या स्टेचुटरी डेफिनेशन है, स्कोप क्या था उसका? ब्रॉड था बेंगलोर वाटर सप्लाई का, इसको हमने ब्रॉडली मॉडरेटली नैरो कर दिया। प्रॉफिट मोटिव वहाँ पे ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे कुछ कंडीशंस में ज़रूरी है। बेंगलोर वाटर सप्लाई में
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड कर रहे थे अगर वो ट्रिपल टेस्ट को मीट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया अनलेस उनके 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं और वो प्योरली स्पिरिचुअल नहीं है। सोवरेन फंक्शन एक्सक्लूड थे और यहाँ पे भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। डोमेस्टिक सर्विस एक्सक्लूडेड थी, यहाँ पे भी एक्सक्लूडेड हैं। इम्पैक्ट क्या है, वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स आगे थे इंडस्ट्री के अंदर और यहाँ पे हमने रिड्यूस कर दिया टू सर्टेन सेक्टर्स ओनली। केस लो 4 देखिए, आरबीआई वर्सेस पीयरलेस जर्नल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, 1987 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एम्फेसाइज्ड ए क्रिटिकल प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। इशू क्या था, हाउ कोर्ट शुड इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स थ्रू plain language or legislative history. In this case, was the RBI authorized to issue certain binding directions under the RBI Act, and could it regulate the deposit schemes of companies like Peerless? The facts क्या थे, Peerless General Finance was running recurring deposit schemes, जिसे आप RD कहते हैं, और हर महीने या कुछ टाइम के बाद periodically पैसे जमा कराते हैं, and where small investors deposited amounts periodically and received lump sum after a fixed period. Reserve Bank of India, that is RBI, under its regulatory powers, issued directions in 1977 to regulate non-banking financial companies, NBFC, including how they should run such deposit schemes. 1977 में RBI ने RD को रेगुलेट करने के लिए डायरेक्शंस इशू की। Now Peerless challenged RBI's direction, arguing that they went beyond the scope of RBI Act 1934 and Companies Act 1956 कि RBI अपने एक्ट से और कंपनीज एक्ट से बाहर जाके डायरेक्शन इशू कर रहा है, एंड देयर स्कीम वाज बीइंग अनफेयरली रेस्ट्रिक्टेड। अब डिसीजन क्या था, डिसीजन था आरबीआई डायरेक्शंस को सही माना गया, दे वर अपहेल्ड। The court held that RBI was acting within its power as a regulator of the financial system to protect public interests. On interpretation, the court made a significant observation. बड़ा important है ये interpretation, observation. Interpretations must depend on the text and the context. They are the basis of interpretation. One may well say, if the text is the texture, context is what gives the color. Neither can be ignored. Legislative history and other aids are secondary. They are meant to clear ambiguities and not create them. RBI's regulatory framework for NBFCs was validated. This case is often cited for the principle that plain statutory language takes precedence and external aids are only supplemental. The plain and natural meaning of the language used in a statute must prevail, while external aids like legislative history and policy background may be considered to understand the context. They can't override the clear and unambiguous language of the law. Legislative history and other external aids are permissible, but secondary tools of interpretation. Primary tool क्या है, language है, clear language, और ये सेकेंडरी टूल्स हैं। जजेस दे शुड नॉट इंसर्ट और डिलीट वर्ड्स इन स्टैट्यूट टू सूट प्रिज्यूम्ड लेजिस्लेटिव इंटेंट। इससे बचना है कोर्ट्स को, दैट इज प्रिज्यूम्ड लेजिस्लेटिव इंटेंट, एंड कोर्ट शुड स्टार्ट विद द टेक्सचुअल रीडिंग ऑफ द स्टैट्यूट फर्स्ट, एंड ओनली इफ द एम्बिग्यूटी रिमेन्स दे मे रिजोर्ट टू एक्सटर्नल एड्स लाइक पार्लियामेंट्री डिबेट्स, रिपोर्ट्स और प्रिएम्बल्स। केस लो 5 देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एच.एस. ढिल्लन, 1972 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें फैक्ट्स क्या थे, ये जो केस है, इट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, क्योंकि ये जो एक्ट है इट अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल लैंड। नाउ एच.एस. ढिल्लन, ए लैंड ओनर, आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू किया that parliament did not have the power to impose wealth tax on agriculture land, कि आप संपत्ति कर कृषि भूमि पर नहीं लगा सकते हैं, as taxation of
agriculture income and property falls under the state list, that is entry 49 of the 7th schedule. Now the Union of India argued that since entry 49 of the state list only dealt with land revenue and taxes on agricultural land, and since wealth tax was not explicitly covered under the state or concurrent list, Parliament had the residuary power under Article 248 and entry 97 of the Union list के जो एंट्री 49 है ये केवल लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्सेस की बात करती है, और वेल्थ टैक्स जो है ये स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता। तो पार्लियामेंट के पास पावर है आप अनुच्छेद 248 और एंट्री 97 यूनियन लिस्ट के अंदर कि वो ऐसा कर सकती है। की पॉइंट क्या था? की पॉइंट था कि द सुप्रीम कोर्ट रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जो CAD कैड कहते हैं, कि जो संविधान सभा के अंदर जो बहसें हुई ये डिबेट्स हुई इसके ऊपर, एंड लेजिस्लेटिव हिस्ट्री टू इंटरप्रेट द स्कोप ऑफ द टैक्सेशन पावर अंडर आर्टिकल 248 एंड एंट्री 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट। और डिसीजन क्या निकल के आता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपहेल्ड किया वैलिडिटी ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट एज इट अप्लाइड टू एग्रीकल्चर लैंड। द कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू इम्पोज taxes not mentioned in the state or concurrent list। पार्लियामेंट के पास पावर है उन एंट्रीज के ऊपर टैक्स करने की, इम्पोज करने की, जो कि स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 248 एंड एंट्री 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट। द कोर्ट आल्सो एम्फेसाइज दैट रेजिड्यूरी पावर्स इंक्लूड टैक्सेशन पावर्स एंड टैक्सेस नॉट enumerated elsewhere fall within the parliament डोमेन। तो ये बड़ा क्लियर केस लो है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एंड लेजिस्लेटिव हिस्ट्री वर यूज टू सपोर्ट द इंटरप्रिटेशन दैट रेजिड्यूरी पावर्स अंडर आर्टिकल 248 आर बोथ लेजिस्लेटिव एंड फिस्कल इन नेचर, यानी कि दोनों तरह की कानून बनाने वाली और टैक्सिंग लॉ के ऊपर इसमें कवर होता है आर्टिकल 248 और एंट्री 97। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया दैट पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट enumerated in the state list or concurrent list under article 248 read with entry 97 of the union list। Now to interpret the scope of these residuary taxation powers, the court referred to the Constituent Assembly debates and the legislative history, affirming that residuary powers include the power to levy taxes not mentioned in either the state or concurrent lists। केस लो 6 देखिए दोस्तों, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। और की पॉइंट क्या था? इन दिस लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जामिन्ड द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर, एंड द एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स between the union and states। A significant aspect of the court's reasoning involved referencing the Constituent Assembly debates to interpret the intentions behind the distribution of legislative powers under the Constitution। अभी ये जो केस है दोस्तों स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, खासकर अगर हम जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और जो लेजिस्लेटिव पावर्स की बात होती है यूनियन और स्टेट्स की, उसके ऊपर ये लैंडमार्क स्टेटमेंट है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को बार बार रेफ़र किया गया टू फाइंड आउट द इंटेंशंस बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। Without the consent of the concerned state।
and whether this contravenes the federal nature of the Indian Constitution, यानी कि स्टेट ओन प्रॉपर्टी है, किसी राज्य की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर क्या लॉ पास कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या नहीं कर सकता बिना उसकी कंसेंट के. Now the court used the Constitutional Assembly debate extensively in this to analyze the intent of the framers regarding the division of powers. The court noted that while the Indian Constitution does not have federal features, does have federal feature others, federal features हैं Indian Constitution में, but it is not a classical federation like United States, but rather a quasi-federal structure with a strong center. अमेरिका की तरह हमारा प्योरली फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि क्वासी फेडरल है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की परिकल्पना की गई है. एंड द असेंबली डिबेट्स इंडिकेटेड ए डेलिबरेट डिसीजन to ensure central dominance in legislative matters in certain circumstances. Now the Supreme Court in the judgment upheld the act, reaffirming the supremacy of union legislature in matters involving national interest and central legislation, even if it affected state property. Now the legal significance of the case is that it is a cornerstone landmark judgment in understanding India's quasi-federal character, and it underscores the judiciary's willingness to use Constituent Assembly debates as a tool of constitutional interpretation. It reinforced the notion that the Union has overriding legislative powers under specific circumstances, particularly in matters of national इंटरेस्ट, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ओवरराइडिंग पावर है. खास विशेष रूप से जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो ओवरराइडिंग हैं कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, खास करके जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट है. तो आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी लैंडमार्क जजमेंट. नाउ केस लॉ 7, मूविंग ऑन फर्दर. Mysore State Electricity Board versus Bangalore Woolen, Cotton and Silk Mills Limited, and the citation of the case is AIR 1963, Supreme Court 1128, and the bench was Justice Gajendra Gadkar and Justice Vanchu and Justice Gupta. The facts of the case are: Bangalore Woolen, Cotton and Silk Mills Limited was a consumer of electricity supplied by the Mysore State Electricity Board, that is MSEB. कंज्यूमर था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, मैसूर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का. A dispute arose regarding the rate of electricity charges and the authority of electricity board to revise the tariffs and enforce them retrospectively, कि क्या बढ़ाए हुए जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हैं उनको पीछे के समय से लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते. द मिल also challenged the board's power to revise rates unilaterally without regard to pre-existing contracts, के क्या मनमाने तरीके से बिना पिछले कॉन्ट्रैक्ट को देखे हुए वो अपने रेट्स को रिवाइज करते रहेंगे. क्या उनके पास ये पावर्स हैं बोर्ड के पास? इश्यूज क्या थे? whether the electricity board had the statutory authority under the Electricity Supply Act 1948 to revise tariffs unilaterally, या अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं. whether such revised tariffs could override existing contractual obligations, और ये जो बढ़े हुए जो रेट्स हैं क्या ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो बोर्ड के और मिल्स के बीच में उनको ओवरराइड करेंगे. and what role legislative history plays in interpreting the scope and duties of electricity board under the act. ये जो legislative history है इसका कितना यूज़ करेंगे, खासकर जब हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ड्यूटीज़ का स्कोप एनालाइज करेंगे. आर्गूमेंट्स क्या थे? The board contended that it had the right under section 49
ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, धारा 49 जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की, उसके तहत टू फिक्स यूनिफॉर्म टैरिफ, कि वो समान दरें लगाए, एंड दैट सच स्टैट्यूटरी पावर कुड ओवरराइड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड करेगी, ये पावर है। द मिल्स आर्ग्यूड दैट द बोर्ड वाज बाउंड बाय एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट and could not unilaterally impose higher charges. The Supreme Court in its judgment held in favor of electricity board. कौन जीत गया? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्यों जीत गया? कोर्ट ने इसके अंदर कहा कि जो सेक्शन 49 है, धारा 49 है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 की, it granted the board broad power to supply electricity on such terms and conditions as it deemed fit, यानी टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड, इंक्लूडिंग द पावर टू रिवाइज टैरिफ। द कोर्ट इंटरप्रेटेड द प्रोविजन इन द लाइट ऑफ लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड द ओवरऑल स्कीम ऑफ द एक्ट। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। नोटिंग दैट द पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन वाज टू इंश्योर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, efficient and economic development of electricity supply, and not to bind the board indefinitely to prior contracts. The key legal principle in the case stands that legislative history can be used as an interpretive aid in understanding the intention of the parliament. अब देखिए सारी की सारी इंटरप्रिटेशन का जो बेस है, जो सार है, जो क्यों पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स काम करता है, दैट इज़ टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया, दैट इज़ टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द केस इज, स्पेशली व्हेन इंटरप्रेटिंग लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इट शुड बी यूज स्पेशली व्हेन इंटरप्रेटिंग ए स्टैट्यूट दैट लेज आउट the rights and duties of public utility। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करेंगे? जहाँ पे कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ की बात हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की या वाटर बोर्ड की, इस तरह की जो बात हो रही है, तो वहाँ पे ज़रूर लेजिस्लेटिव हिस्ट्री देखेंगे। एंड द स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द बोर्ड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, इट प्रिवेल्स, जो ये पावर्स हैं जो कि इस कानून में दी हुई हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, दे प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स व्हेन नेसेसरी टू फुलफिल द ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट एंड स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो कानून ये बनाया, इसमें ये बोर्ड बनाया, ये एक ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है, और इस कानून बनाने वालों के जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में हम जाते हैं तो ताकि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बोर्ड बनाएं जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टूल की तरह देखें, और ये बड़ा एफिशिएंटली और इकोनॉमिक प्रोग्रेस करे, और एक ऐसा सोशो इकोनॉमिक सेटअप हो कि इससे हम स्टेट इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएँ। तब उन चीज़ों की बात करते हैं तो एक ऐसा माइटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड निकल के आना चाहिए जो कि ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ की जब बात हो रही है तो वो बड़ी ब्रॉड होंगी और किसी भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ओवरराइड करेंगी। ये बड़ा क्लियरली एक लीगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश होता है इस केस से। अब देखिए जो इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं, नाउ दिस केस इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स क्लैरिफिकेशन ऑन the autonomous authority of statutory bodies under the enabling legislation। यानी कि जो autonomous authorities हैं, जैसे कि आपका रेलवे एक्ट में या वाटर एक्ट में या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, यूजीसी एक्ट में, ये जो autonomous authorities हैं, स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं, जो कि वेरियस यूनिवर्सिटी हैं मान लीजिए, ये autonomous authority हैं, इनका एक इनेबलिंग लेजिस्लेशन में क्रिएशन होता है, और इनके अंदर लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को यूज़ किया जाता है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में, और सुप्रीमेसी ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ को हम प्रिवेल करते हैं ओवर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स
इन द रेलम ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, पब्लिक सर्विसेज की जब बात हो रही है तो वहाँ पे हम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड कर देंगे। कंक्लूजन क्या है दोस्तों? इंडियन कोर्ट्स डू अलाउ लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एज एन एक्सटर्नल एड, बट ओनली व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज एम्बिगुअस। जो एक्सटर्नल एड है, खासकर जब हम लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वो कोर्ट्स यूज़ करते हैं बट ओनली व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज एम्बिगुअस, क्लियर नहीं है। एंड कोर्ट्स मेंटेन दैट सच हिस्ट्री कैन नॉट ओवरराइड द क्लियर वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट। यानी कि ये भी एक क्लियर स्टैंड है कोर्ट्स का कि जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है वो स्टैट्यूट के क्लियर वर्ड्स को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको रिवीजन के तौर पे लें लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड इंटेंट को, ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का मतलब है कि जब वो कानून प्रपोज हुआ, बनाने की बात हुई या डिबेट हुई उसके ऊपर, या वो जब लागू हुआ, उस प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्स आए उनका जो कलेक्शन है वो है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। और ये मदद करता है उस कानून के पीछे इंटेंट को समझने में कि मंशा क्या थी, क्यों वो लिखा गया जैसा कि वो लिखा गया, और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो उस समय थी जिस जब ये कानून बना, और कैसे लॉ मेकर्स ने इसको अप्लाई करने की सोची। और नट शेल में अगर हम बात करते हैं तो जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है ये है एक बायोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, एक कथा है, स्टोरी है कि वो कानून कैसे पिक्चर में आया, कैसे वो कानून बना। और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो जब अनक्लियर और एम्बिगुअस लॉज होते हैं तो कोर्ट यूज़ करता है इनको इंटरप्रेट करने में। लॉयर्स स्टडी करते हैं लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को, आपको भी करना चाहिए, टू प्रिपेयर देयर आर्गूमेंट्स टू कन्विंस द कोर्ट। और रिसर्चर और पॉलिसी मेकर्स इसको रिव्यू करते हैं टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी रीजंस। तो एक तो हो गया कोर्ट क्यों यूज़ करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए, लॉयर्स क्यों यूज़ करते हैं आर्गूमेंट्स के लिए, रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर करते हैं पॉलिसी रीजंस को समझने के लिए। ये हम बड़ा क्लियरली बहुत अच्छे से हमने किया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। देखिए, बिल्स यूज़ होते हैं, कमेटी रिपोर्ट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। डिबेट्स एंड स्पीचेस, हियरिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस कमेटी रिपोर्ट्स हैं, और आपका प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं। और अगर हम सोर्सेज की बात करें लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की, तो सारे पार्ट्स जो हैं, नॉट ऑल पार्ट्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, ये ध्यान रखिए। और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। इस पे मॉडरेट वेट अटैच करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, बट इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पर्पस बट नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ए क्लोज, ध्यान रखिए। बट इट इज़ यूजफुल फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। इसका यूज़ क्या है? संदर्भ को समझने में, जो हम हिंदी में करते थे ना सहप्रसंग व्याख्या, तो ये प्रसंग को समझने में मदद करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, कि क्या रीजन्स थे, क्या ऑब्जेक्ट्स थे। और सेकंड आपका पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट्स की बात करते हैं, ये नंबर 1 पे हैं, दे आर हाईली रिस्पेक्टेड। और ख़ासकर जैसे सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं, दे आर वेरी रिलायबल और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंट। बजट स्पीचेस की बात हो रही है नंबर 3 पर, फिनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, तो इसमें जो आपका खासकर जो टैक्स और इकोनॉमिक लॉज हैं उसके अंदर फिनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच है, खासकर ड्यूरिंग बजट प्रेजेंटेशन, they specially explain the parliament intention and they are often used to interpret taxation laws. और जो parliamentary debates हैं, courts do refer to these but with caution, क्योंकि अगर वो अपोजिशन एमपी है तो उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर अगर मेजोरिटी से, रूलिंग पार्टी से कोई एमपी
खासकर फिनेंस मिनिस्टर या कोई स्ट्रॉन्ग एमपी अगर कोई बयान दे रहा है तो उसका बड़ा हेल्पफुल होता है बयान समझने में, बट यहाँ पे भी लेस वेट देते हैं। ड्राफ्ट बिल्स और अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं तो जो भी अर्लियर वर्जन्स हैं बिल्स के या जो रिजेक्टेड अमेंडमेंट्स हैं वो भी दोस्तों काम आती हैं, स्पेशली ये समझने के लिए कि हमें क्या नहीं इंक्लूड करना है, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसको समझने के लिए। इंटेंशनल ओमिशन को समझने के लिए रिजेक्टेड अमेंडमेंट्स और अर्लियर वर्जन्स ऑफ द बिल बड़े यूज़फुल हैं। अब कोर्ट्स किस पे रिलाई नहीं करते ये ध्यान रखिए। सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स पे नहीं रिलाई करते हैं, पर्सनल ओपिनियन ऑफ लेजिस्लेटर्स, खासकर जब वो कानून बन गया उसके बाद कोई बयानबाजी होती है, जब तक कि वो ऑफिशियल पार्लियामेंट इंटेंट नहीं है। ये दो चीज़ें खासकर जो पर्सनल ओपिनियन ऑफ लेजिस्लेटर्स और आपका मीडिया रिपोर्ट्स, इन पे हम ज़्यादा सा रिलाई नहीं करते हैं। चार्ट्स के रूप में बड़ा क्लियर हो गया, देखिए कमेटी रिपोर्ट्स नंबर 1 पे हैं, ठीक है। मिनिस्टर स्पीचेस जो हैं वो आपकी नंबर 2 पे हैं, खासकर अगर वो ऑफिशियल हैं और रूलिंग पार्टी की तरफ से हैं। और आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस नंबर 3 पे है। और जो डिबेट्स हैं वो इसका देखना पड़ेगा कि भी लो टू मॉडरेट रहेगा, कि रिलायबल है कि नहीं रिलायबल है, तो नंबर 4 पे रख देते हैं। रिजेक्टेड अमेंडमेंट्स दे आर वेरी यूज़फुल, अर्लियर वर्जन्स ऑफ द बिल एज वेल, उनको नंबर 5 पे यहाँ पे रख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमने समझ लिया कि भी अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में हेलमेट सेफ्टी गियर है कि नहीं, और अगर हम एम्प्लॉयर कहता है कि हेलमेट नहीं होते हैं इक्विपमेंट में शामिल, तो हम लेजिस्लेटिव हिस्ट्री देखते हैं और वहाँ पे किसी मिनिस्ट्री की स्पीच देखते हैं, तो बड़ा क्लियरली होता है कि सिक्योरिटी के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर बड़ा एम्फेसिस वहाँ पे मिलता है कि चाहे वो हेलमेट हों, ग्लव्स हों या हार्नेसेस हों, वो इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो आपका हेलमेट है वो इक्विपमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से आप जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है, इट एक्ट्स लाइक ए फ्लैश लाइट, इट हेल्प्स द कोर्ट टू सी द ओरिजिनल मीनिंग। और अब जो कुछ करीब 7 के आसपास हमने केसेस किए थे, और जो नंबर 1 पे जो केस लो है दैट इज़ होली ट्रिनिटी चर्च वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1892 का है। लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, और इस केस को हम आज भी टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, और लिखना चाहिए आपको पेपर में, खासकर जब हम स्पिरिट ऑफ द लॉ वर्सेस लेटर ऑफ द लॉ की बात करते हैं, कि जो कोर्ट है वो केवल ड्राई वर्ड से नहीं चलेगा। इस केस में क्या था कि एक एलियन कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ था आपका 1885 का, जो कि बात करता था कि यूएस के बाहर के विदेशी नागरिकों को आप यूएस में नहीं ला सकते, खासकर लेबर सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पे एक इंग्लिश मिनिस्टर को इन्होंने पेस्टर, एक पादरी के तौर पे रख लीजिए, पादरी जैसा पेस्टर जो है रख लिया, और यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि आपने इस 1885 लॉ का वायलेशन किया है। अब लॉ तो बड़ा क्लियर था यहाँ पे, अगर उसका लिटरल मीनिंग देखें तो उस हिसाब से जो प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, पुजारी हैं, वो इसमें कवर हो रहे थे। अब डिसीजन क्या है यहाँ पे, डिसीजन आया इन फेवर ऑफ द चर्च। जस्टिस डेविड ब्रूअर ने यहाँ पे कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स एक क्रिश्चियन नेशन है, और जो कांग्रेस का यहाँ पे ये मतलब नहीं था कि हम पादरी भी बाहर से नहीं ला सकते हैं या पुजारी बाहर से नहीं ला सकते हैं। उनका सीधा सा मतलब यहाँ पे था कि जो हम अंडरकट वेजेस आते हैं, अंडरकट लेबर क्लास आती है बाहर से, तो उसको रोकना था, ना कि पुजारियों को रोकना। तो यहाँ पे ड्राई वर्ड्स जो हैं उनके ऊपर ट्रू स्पिरिट, टेक्निकल ट्रैप्स के ऊपर ट्रू स्पिरिट, और वो प्रिवेल करती है, और इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर्स को देखा जाता है, और पर्पसिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय टेक्सुअलिज्म के। ये केस लो उस हिसाब से होली ट्रिनिटी चर्च बड़ा इम्पोर्टेंट है। केपी वर्गीस हमने पहले भी देखा था कि जो फिनेंस मिनिस्टर की स्पीचेस हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इस केस में क्या हुआ कि केपी वर्गीस साहब ने
अपने मकान को कम प्राइस में बेचा जो कि उसका जो मार्केट प्राइस था उससे, और डिफरेंस के ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने टैक्स लगा दिया कि ये कह के कि ये एक तरीके की फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, सेक्शन 52 क्लोज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और कोई प्रूफ नहीं था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अब इसके लिए कोर्ट ने क्या किया, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री देखी, कमेटी रिपोर्ट्स देखी, बजट की स्पीचेस देखी, फिनेंस मिनिस्ट्री की स्पीच को सुना, डिबेट्स को सुना, और यहाँ पे बड़ा क्लियरली कहा कि जो पर्पस था इस लॉ का, दैट वाज टू प्रिवेंट द डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, और जेन्युइन टैक्स पेयर्स को हरास करना नहीं था। तो इस केस में केपी वर्गीस साहब जीत गए और कानून की जीत हुई। सेक्शन 52 क्लोज 2 कैन ओनली अप्लाई ओनली इन अंडरस्टेटेड ट्रांजैक्शंस, और जड़ा जहाँ पे वहाँ पे एक क्लियर एविडेंस होना चाहिए। और यहाँ पे हमने फाइनेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री स्पीच, डिबेट्स को यूज़ किया टू क्लेरिफाई द लेजिस्लेटिव इंटेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली हो गई कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का मतलब स्टोरी बिहाइंड द लॉ, बायोग्राफी ऑफ द लॉ, ये भी इससे समझ में आता है आपका अगर हम देखें तो। अब केस लो 3 था RMD चमार बाऊजी वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1957 का। इसमें इशू उठा कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स हैं, खासकर मान लीजिए जैसे कि सट्टा या लॉटरी वगैरह, या किसी तरह की ये जो गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो ट्रेड एंड कॉमर्स में आती हैं या नहीं आती हैं। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सभा की जो कैट जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, इनको रेफ़र किया आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 301 के कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पर कहा कि अगर वो सब्सटेंशियल स्किल के ऊपर बेस हैं तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स में आएंगी, और यदि उनका गैम्बलिंग नेचर है तो वो इस क्लोज में प्रोटेक्ट नहीं होने वाली हैं। और यहाँ से हमने लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज़ को सेपरेट कर दिया गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ से। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा 1978 का केस है, जहाँ पे एक ब्रॉड डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रीज एक्ट 1947 दी हमने। और अभी जो वाइड डेफिनेशन है इसके अंदर ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कोऑर्डिनेशन हो के टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मोटिव हो। ये ट्रिपल टेस्ट यहाँ पे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने दे दिया। सिस्टमेटिक एक्टिविटी कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विशेस। और यहाँ पे वेलफेयर सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दिया, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, और जो हमारा IRC है दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसका सेक्शन 2P जो कि इंडस्ट्री को डिफ़ाइन करता है, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया हमने चैरिटेबल और सोशल और फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज को, जब तक कि उनके 10 से ज़्यादा कर्मचारी ना हों। और सोवरेन फंक्शंस को एक्सक्लूड कर दिया, डोमेस्टिक सर्विस को इंक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूड हमने कर दिया इसके अंदर क्या क्या, बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, सर्विसेज विद एम्प्लॉयज़, और चाहे उनका प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो। और यहाँ पे हमने नैरो डाउन किया है, और देखिए हमने कोडिफाई कर दिया एक्सक्लूजन्स को चार्ट के रूप में, बड़ा क्लियरली समझ लिए यहाँ से, खासकर कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को हमने एक्सक्लूड कर दिया जब तक कि वो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई वहाँ पे काम कर रहे हों, और नॉट प्योरली स्पिरिचुअल कैटेगरी हो। या सोवरेन पर्सन को भी एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ भी एक्सक्लूड कर दिया, डोमेस्टिक सर्विस को भी एक्सक्लूडेड था पहले से, अभी भी एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे ब्रॉड डेफिनेशन था, यहाँ पे बड़ा नैरो डेफिनेशन है। केस लो 4 RBI वाला जो केस है कि क्या RBI ने डायरेक्शंस को इशू करके खासकर RD को रेगुलेट करने की कोशिश की, इसमें RBI वर्सेस पीयरलेस जर्नल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड 1987 के केस में, तो क्या वो सही थी। और जो 1977 की जो डायरेक्शंस थी, यहाँ पे RBI डायरेक्शन को अपेल्ड किया गया कि वो विद इन दी लॉ थी। और क्योंकि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की जब बात होती है तो दोनों को ही समझना पड़ेगा।
और आरबीआई का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, खासकर आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करने में, वो विद इन आरबीआई एक्ट 1934 और कंपनीज एक्ट 1957 में है। और इस केस में प्लेन स्टैट्यूटरी लैंग्वेज टेक्स प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल एड सेकेंडरी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ये जो आपका केस है आरबीआई वर्सेस पीयरलेस जनरल इंश्योरेंस का, ये वंस अगेन टेक्सुअलिज्म का केस है कि जो टैक्स ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करेगा। और आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस ढिलन का केस है कि जो एग्रीकल्चर लैंड पे जो टैक्स लगता है, इन्होंने चैलेंज कर दिया वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के ऊपर, जो जिसमें पार्लियामेंट ने वेल्थ टैक्स इम्पोज करने की कोशिश की एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। और यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उस वेल्थ टैक्स को कि जो भी एंट्री जो भी मेंशन नहीं है सेंटर और स्टेट लिस्ट में, उसके ऊपर सेंटर लॉ बना सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 248 और एंट्री 97 ऑफ यूनियन लिस्ट ऐसा करने की पावर देते हैं पार्लियामेंट को। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को देखा गया, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को देखा गया, और यहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि रेजिडुअरी पावर्स हैं आर्टिकल 248 में पार्लियामेंट के पास, और वो ऐसा कर सकती है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस है। और इसमें कोल बियरिंग एरियाज़ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 की बात हो रही थी कि स्टेट ओन प्रॉपर्टी के ऊपर कि क्या पार्लियामेंट लॉ पास कर सकता है बिना स्टेट की कंसेंट के। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी क्लियरली निकल के आई कि यूएस की तरह हमारा क्लासिकल फेडरेशन नहीं है, क्वासी फेडरल है विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट on state-owned property in certain circumstances, especially in matters involving national interest and central legislation, even if it affected state property. Case law 7 है मैसूर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस बेंगलोर वूलन कॉटन एंड सिल्क मिल्स लिमिटेड, ये है 1963 का। इसमें ये जो मिल जो थी, इसने शू किया इस मैसूर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, और ये केस अप्लाई होता है ऑटोनोमस बॉडीज़ के ऊपर कि जिन कानून में एक बॉडी बनाई जाती है और उन बॉडीज़ को हम एम्पल पावर देते हैं, और वहाँ पे जैसे ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया गया तो इसका पर्पस था कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को हम एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टूल की तरह देखेंगे और स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट में बड़ा यूज़ होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1947 में इस बोर्ड को एम्पल पावर दी गई, और ये ओवरराइड करेगा, मतलब अपने टैरिफ्स को, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स को रिवाइज़ करता रहेगा, अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ये ओवरराइड कर सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ बड़ी समझनी होगी कि लेजिस्लेटिव जो हिस्ट्री है वो कब होती है अप्लाई, कब चेक करते हैं, जब स्टैट्यूट की लैंग्वेज एम्बिगुअस होती है, और बट एट द सेम टाइम इट कैन नॉट ओवरराइड द क्लियर वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट। सो थैंक यू दोस्तों, आप हमें एक्स पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटेड ऑथर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।